नमस्कार। सोशल मीडिया के तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है आज तक पर। मैं हूं आपकी साथ चित्रा त्रिपाठी और 5 बजे से 6 बजे तक आपने आज दंगल देखा। दंगल में हमने जो गुंडा त्यागी है उसको लेकर क्वेश्चन किए। थोड़ी ठंड यहाँ पर ज़्यादा है, एसी ज़्यादा ही चल रहा है। एनीवे तो उससे जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हों वो सवाल मुझ तक आप पहुँचा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर कुछ सवाल आ गए हों तो मैं ले सकती हूँ। देखिए, सबसे जिस तरह की अभद्रता सामने आई है उसने बहुत सारे, आपकी चेयर कैमरे के साथ बिल्कुल लगी हुई है तो मूव कर रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान देकर एक बार कैमरा चेक कर लो, वो मूव किया है थोड़ा सा। आप दे दो मुझे। इससे जुड़े हुए जो भी सवाल हों आप अपने सवाल मुझ तक पहुँचाएँ। संदीप नायडू, चित्रा जी नमस्कार। इस खोज में ना उलझें कि भगवान है या नहीं, खोज ये करें कि हम खुद इंसान हैं या नहीं, सोचिएगा ज़रूर। वाह 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 वाह। पंकज तिवारी नमस्कार। चित्रा जी नमस्कार। संदीप नायडू, न लिख पाया एक भी शेर जो उसकी रूह सूरती को बयां कर सके, उसके दिले हुस्न के सामने मेरा सारा कलाम कम पड़ गया। पंकज तिवारी, चित्रा जी आज भगवा भगवा, जय श्री राम। निधि व्यास नमस्ते चित्रा जी। आनंद प्रजापति, सबको मिलना चाहिए अधिकार समान, एक इंसान को दूसरे इंसान का करना चाहिए सम्मान। दीपक तांबी नमस्कार चित्रा जी। छुटभैया नेता हो या कोई बड़ा नेता, दादागिरी तो अब खत्म होनी ही चाहिए। महिलाओं से ऐसी भाषा में बात ये देश के। बिल्कुल। सेल्वी हेलो मैम। हेलो पंकज तिवारी, चित्रा जी 4 दिन के बाद एंकर चैट पर मुस्कान देखकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आनंद प्रजापति, मैम मुझे आपसे मिलने की इच्छा नहीं होती क्योंकि प्रेम करने के लिए मिलना आवश्यक नहीं है। पंकज तिवारी, चित्रा जी आपकी सबसे यादगार रिपोर्टिंग कौन सी है? अच्छा, मैं बहुत सारे और लोगों के मैसेजेस ले सकती हूँ, तब मैं आपको बताती हूँ। संदीप नायडू, श्रीकांत त्यागी को सोसाइटी वालों ने पहली गलती पर ही टोका होता और विरोध किया होता, ये स्थिति नहीं बनती। सोसाइटी वालों ने छोड़ कैसे दिया? मैं तो यही सोच रही हूँ कि एक महिला के साथ व्यक्ति इतनी गालियाँ दे रहा है, इतनी भीड़ है वहाँ पर, लोग वीडियोस बना रहे हैं और उसको रोकने की तत्काल किसी ने कोशिश नहीं की। हालांकि अच्छा हुआ वो कम से कम एक्सपोज हुआ, लेकिन क्या बोलूँ मैं। दालचंद शर्मा नमस्कार चित्रा मैम। हेलो पंकज तिवारी, चित्रा जी बिहार के सियासी संकट पर आपकी राय? अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। क्वेश्चन ले लेती हूँ कुछ लोगों की। मेहर, चित्रा जी गुड डिबेट। ऐसे गुंडे अक्सर दादागिरी करते हैं, आम लोगों पे होपफुली सख्त कार्रवाई होगी। संदीप नायडू, त्यागी जैसे लोग लोग सभ्य समाज में रहने लायक नहीं हैं, इन्हें और इनके साथियों को किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्रवेश ना मिले। अनुज, गुड इवनिंग दीदी। हेलो जैनिल मोदी, हाय गुड इवनिंग। ऐसे और कितने त्यागी होंगे, मेहर पूछ रहे हैं। प्रणाम दीदी, बिहार में बड़ा परिवर्तन होगा क्या? सिद्धार्थ पूछ रहे हैं। संदीप नायडू, बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल शीघ्र ही संभव है, नीतीश की गद्दी को खतरा लग रहा है, आरजेडी का रोल क्या होगा? आती हूँ मैं बिहार पे, क्योंकि बिहार में जितनी खबरें इस वक्त चल रही हैं मेरा टेक उससे बिल्कुल अलग है, अपने अनुभवों के आधार पे। और हो सकता है मैं गलत भी साबित हो जाऊं, लेकिन अब तक जो मेरा अनुभव कहता है मैं थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। दीपक तांबी, चित्रा जी 2 दिन लाइव चैट बहुत मिस किया, आपको भी साथ में इंतज़ार रहता है आपका। शशांक लिख रहे हैं, प्रसन्न वो हैं जो अपना मूल्यांकन करते हैं, परेशान वो हैं जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। बिल्कुल। दीपक तांबी, मंजिल ना भी मिले तो भी रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। बिल्कुल सही बात है। राशिद खान, टीम वाजिब अली की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी राशिद साहब। संदीप नायडू, आरसीपी सिंह का निष्कासन क्या बीजेपी को राजनीतिक रूप से कोई फायदा तो नहीं पहुंचाएगा, परंतु जेडीयू को नुकसान संभव है? नहीं, जेडीयू को नुकसान आरसीपी जी के बाहर जाने से संभव नहीं है। जेडीयू को कोई नुकसान नहीं होगा उनके बाहर जाने से। मैं बताऊंगी इसके पीछे की कहानी। मुकुल मिश्रा, चरण स्पर्श आशीर्वाद आपको। संदीप नायडू, आपके नेता का बयान कि एनआईए ने जिस बाटला हाउस से पकड़ा है वो निर्दोष है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन है। चित्रा जी आपको जुकाम हो गया है, दीपक तांबी कह रहे हैं टेक केयर। नहीं, जुकाम नहीं हुआ, यहाँ पे एसी थोड़ी तेज़ है और फिर मैं अचानक से आके बैठी हूँ तो ऐसा लग रहा है। शशांक कह रहे हैं, अब ये मत कहना बुलडोजर विपक्ष और धर्म देखकर चलता है, ये विपक्षी नेताओं पर जोरदार तमाचा है बुलडोजर बाबा जी का। कुमुद, चित्रा जी नमस्कार। हेलो
कमल पूछ रहे हैं क्या आपको वो गुजरा वक्त याद है, क्या आपको ये गुमनाम शख्स याद है। हेलो एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे चित्रा मैम। कमल कमल सॉरी, अगर मतलब आप मेरे से किसी रूप में जुड़े रहे होगे तो मुझे अभी नहीं ध्यान में आ रहा है बिल्कुल भी। कमल मेरे कैमरामैन एक होते थे, अब तो नहीं है इस दुनिया में। जब मैं पुरानी चैनल में काम करती थी उनके बारे में तो पता है, बट आपको लेकर मुझे मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है। कुमुद बिहार में पलटूराम कब पलटी मारेंगे। आनंद प्रजापति मैम आज के युग में शिक्षक छात्र के बीच संबंध खराब हो गए हैं। दीपक तांबी चित्रा जी भाजपा जेडीयू की राह अलग अलग। अनुज पूछ रहे दीदी कितना टैलेंट है आप में। निकिता चौहान मैम तिरंगा यात्रा में आप बुलेट पर बहुत ही अच्छी लग रही थी, बिल्कुल बुलेट रानी की तरह। धर्मेंद्र शर्मा हेलो मैम गुड इवनिंग। निकिता चौहान मैडम आज आप कुछ शांत लग रही हैं। कुमुद कह रही चित्रा जी आप गर्म पानी पीजिए। संदीप नायडू कह रहे हैं लुकिंग लाइक यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, प्लीज डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। एनीवे अब मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गला ख़राब लग रहा है, पता नहीं, शायद सुबह सुबह कुछ ठंडा खाया होगा मैंने ज़रूर से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने बिहार को लेकर क्वेश्चन किए हैं। देखिए मुझे क्या लगता है कि बिहार में जितना, मैं गलत साबित हो सकती हूँ, मैं इसका बिल्कुल 100% दावा नहीं करती हूँ, पर 90% तो मैं दावा करती हूँ। नीतीश कुमार की जितनी पॉलिटिक्स को मैंने कवर की है, ये तो सच बात है कि वो 20 सालों से अगर सत्ता में है तो कभी आरजेडी कभी बीजेपी के सहारे सत्ता में है। ये भी सच बात है कि लंबे अरसे से बिहार में किसी भी एक पार्टी को जनता का पूरा समर्थन नहीं मिला है, बिना गठबंधन के वहाँ पर सरकार नहीं बनी है। नीतीश कुमार जी के साथ प्रॉब्लम ये शुरू हुई थी बिहार इलेक्शन के दौरान, जब चिराग पासवान की पार्टी अलग होती है और उसके बाद बीजेपी के उन नेताओं को जिनको टिकट नहीं दिया गया था, वो नेता चिराग पासवान की पार्टी के सहारे जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतरते हैं। क्योंकि चिराग का एकमात्र उद्देश्य जेडीयू को नुकसान पहुंचाना था, बीजेपी को नहीं। तो फिर जेडीयू के खिलाफ वो मैदान में उतरते हैं। उससे जेडीयू को नुकसान हुआ, वो बड़ी पार्टी थी लेकिन फिर 43-42 सीटों पर आकर 2020 में सिमट जाती है। तब से एक बेचैनी तो नीतीश कुमार के भीतर थी ही। प्लस क्या है कि बीजेपी का जितना विस्तार हुआ, बीजेपी के पास जिस तरह के नेता हैं, जिस तरह का उसका फैलाव है देश के अलग अलग हिस्सों में, बीजेपी ने उसी की तर्ज पर अपने आप को बिहार में भी मजबूत किया है। देखिए बिहार में मौजूदा वक्त की जो लड़ाई है, आप लोग अगर बिहार से हैं, जो लोग नहीं हैं अगर बिहार की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ पर लड़ाई सिर्फ दो पार्टियों के बीच में है। एक तरफ आरजेडी है, दूसरी तरफ बीजेपी है। जेडीयू को लेकर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। नीतीश कुमार ने इन लोगों के साथ चुनाव लड़ा था आरजेडी के, फिर उन्होंने छोड़ा और बीजेपी के साथ गए। नीतीश कुमार की छवि बिहार में पलटू राम वाली बन गई, जिसको धुल पाने में वो कामयाब नहीं हो सके। 2020 का मुझे इलेक्शन याद है बहुत अच्छी तरीके से। मैंने बुलेट रिपोर्टर प्रोग्राम किया था बहुत अलग अलग जगहों पर जाकर। नीतीश कुमार को लेकर अच्छी राय नहीं थी। नीतीश के बल पर एनडीए में वोट नहीं पड़े हैं। नीतीश कुमार अगर अकेले चुनावी मैदान में चले गए होते तो उनको पता चल जाता कि उनकी स्थिति क्या है, जबकि वो 20 सालों से मुख्यमंत्री रहे हैं। जैसे किसी भी राज्य में, जैसे नवीन पटनायक जी को ले लें, उड़ीसा में उनकी अकेले पार्टी है बीजू जनता दल, लेकिन नवीन पटनायक और बीजू जनता दल के नाम पर वोट मिलता है, सिंगल पार्टी, किसी गठबंधन के सहारे नहीं। बट वो चीज़ें बिहार में नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं 20 सालों से, लेकिन बिना बैसाखी के वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। नंबर 1। नंबर 2, मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे आज की तारीख भी याद है कि जब तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, उनकी फैमिली, बहुत सारे एक के बाद एक करप्शन के मामले सामने आ रहे थे। अब उस पर वो लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के लोग परेशान करते थे, या जो भी सच्चाई हो उस मामले में। मामला इन्वेस्टिगेशन का है, वो जारी है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते हुए चले गए। उससे आजिज आकर नीतीश कुमार ने अपनी राह आरजेडी से अलग कर ली थी। ये बहुत लालू यादव की पार्टी को छोड़ना, आप समझ रहे हैं कि जिनके साथ आप चुनावी मैदान में गए हों,
उस पार्टी को बीच राह में आप छोड़कर और फिर आप बीजेपी के साथ चले आते हैं और सरकार बना लेते हैं। ये बहुत बोल्ड स्टेप था उनका। उन्होंने नीतीश कुमार ने इनकी पार्टी छोड़ी, इधर आ गए, यहाँ पे वो मुख्यमंत्री बन गए, फिर इनकी सरकार चली। 2020 में चूंकि गठबंधन में बहुत सारी दरारों की खबरें आई और यकीनन नीतीश कुमार की पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा। मौजूदा वक्त में नीतीश के बाद नंबर 2 कौन? क्या ललन सिंह होंगे? नीतीश जिस जाति से आते हैं 6% के आसपास उनकी तादाद है। मैं आपको बताऊं कि चाहे जाति आधारित बिहार है, लेकिन ये अच्छी बात है कि कम से कम एक मुख्यमंत्री जो इतने लंबे समय से रहा, उसकी आबादी बहुत कम है, लेकिन पिछड़ों के नेता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बताई। और उसमें दलितों में भी उन्होंने महादलित कैटेगराइज किया तो उनको वोट मिले, ये बात सच है। और 2005 से लेकर 2010 तक उन्होंने बहुत काम किया, ये भी बात सच है। उसके बाद लेकिन धीरे धीरे उनका ग्राफ गिरता हुआ चला गया। 2014 का इलेक्शन मुझे याद है कि उन्होंने अकेले लड़ा था और फिर 40 सीटों वाले बिहार में, अगर मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर आप लोग प्लीज इसमें मैसेज में, 2 ही सीटें मिली थी जहां तक मुझे याद है। तो उनका ग्राफ बिल्कुल गिरा था। बीजेपी शानदार तरीके से मर्ज कर गई थी, आरजेडी और बीजेपी। 2014 में शानदार प्रदर्शन था आरजेडी और बीजेपी का। उसके बाद आता है 2015 का विधानसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी अलग चुनाव लड़ती है और जेडीयू जो है वो आरजेडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है। तो यकीनन जब आप गठबंधन में जाएंगे तो उसका पूरा, क्योंकि आरजेडी के बाद एक मुश्त वोट है यादव का, यादव और पिछड़े लोगों की तादाद वहां पर बहुत ज्यादा है। यादवों के वोट बैंक में बीजेपी कितनी भी कोशिश करेगी या दूसरी पार्टियां कि हम सेंधमारी कर लें, तो वैसा नहीं होगा। न ही ये उत्तर प्रदेश में हो पाएगा और ना ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए अलग बात है, लेकिन एक मुश्त जो है वो यादव यूपी का देगा मुलायम परिवार को, वहां का देगा लालू परिवार को। इन सब के बीच मुस्लिम वोट वो कहीं बट न जाए, जैसे मुसलमान वोट बटा बिहार में। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में आ गई, जिसका खामियाजा उनकी 5 सीटें जीत गई और आरजेडी को फिर नुकसान हो गया। तो मुस्लिम वोट बैंक एक मुश्त नहीं रहा है, वो अपना नेता देखता है कि जो उसकी आवाज़ उठाएगा वो उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। वही हमने देखा कि यहाँ पर भी मतलब मुसलमान जब बढ़ते हैं वो बीएसपी थोड़ा इधर, थोड़ा पीस पार्टी इधर उधर जाते हैं। एनीवे, फिर मैं आ जाऊँ नीतीश कुमार पर। 2020 में ये हाल हो गया। अब 43 सीटों के विधायक की जो तीसरी पार्टी है, नंबर 1 अभी मौजूदा वक्त में आरजेडी है, चूंकि एक पार्टी टूटकर उसमें कुछ नेता शामिल हो गए तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है जिसके 74 विधायक हैं। उसके बाद आती है जेडीयू जिसके 43 हैं। फिर आती है कांग्रेस पार्टी और फिर उसके बाद कांग्रेस और लेफ्ट इन लोगों का वहां पर आता है। कांग्रेस लेफ्ट इन लोगों ने भी 2020 में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था आरजेडी के साथ। नीतीश कुमार अगर बीजेपी से अलग होते हैं तो सबसे पहले वहां की जनता उनसे पलटकर सवाल पूछेगी कि वजह क्या है, वो कौन सा कारण है। मौजूदा वक्त में तो ऐसी कोई बहुत बड़ी वजह नजर नहीं आती है। वो किस वजह को आधार बनाकर बीजेपी को छोड़ेंगे? क्या जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी तैयार नहीं थी, ये आधार होगा? इस आधार पर आपको चुनावी वोट नहीं मिलेंगे। और जातिगत जनगणना के आधार पर भी आप कैटेगराइज कर सकते हो, लेकिन बिहार की जनता भी मौजूदा वक्त में देखिए वहां पर जो दलित और महादलित हैं आज भी उनकी तादाद इतनी ज़्यादा बड़ी और गरीब क्यों है? आज भी उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है जब एक मुख्यमंत्री 20 सालों से सत्ता पर काबिज है? आज भी वहाँ के स्कूल कॉलेजों में इतनी गंदगी का अंबार क्यों दिखता है? आज भी वहाँ स्कूल कॉलेज में अच्छे टीचर क्यों नहीं दिखते? जिस तरह की वीडियोस सामने आते हैं वो क्या हम लोगों को विचलित नहीं करते हैं? 20 सालों से एक मुख्यमंत्री जिस राज्य में हो उसके बावजूद उसकी बड़ी जनसंख्या अगर गरीब है तो क्या ऐसे नेता को खुद पर शर्म आती है या फिर नहीं आती है? हम पत्रकार हैं, इस वजह से मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल उन लोगों से ज़रूर करनी चाहिए जो बार बार अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, जबकि उनका सीधा सा सबसे बेस्ट फंडा उनके लिए उनकी अपनी जनता होनी चाहिए जो बार बार उनको जिताती है। नंबर 1 बीजेपी या आरजेडी के बगैर नीतीश कुमार कुछ नहीं है बिहार में। तो इस तरह का दम्भ किसी को नहीं पालना चाहिए, किसी भी पार्टी को, ठीक है, कि वहां पर अकेले बलबूते अगर आप चले जाएंगे तो आपको प्रचंड बहुमत मिल जाएगा। फिलहाल तो बिहार की पॉलिटिक्स में ऐसा नजर नहीं आता है। दूसरी चीज क्या है, अगर वो बीजेपी को छोड़ेंगे ये वो क्या वजह गिनाएंगे? 2020 का चुनाव बीजेपी और आरजेडी के बीच था। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव एक अच्छे नेता के तौर पर जब उन्होंने नौकरियों की बात की थी और कहा था बेरोजगारी हम खत्म करेंगे,
वहीं दूसरी तरफ 2020 का चुनाव, अगर एनडीए को वोट मिला है तो मैं आपको सिर्फ एक लाइन बताती हूं, वो लाइन है नरेंद्र मोदी का चेहरा। मैंने चूंकि बहुत जगह वहां पे कवरेज की थी, सिर्फ और सिर्फ 2020 में अगर एनडीए को वोट मिला है तो मोदी के चेहरे की बलबूते, और अगर नीतीश कुमार को भी 43 सीटें मिली हैं उनके पलटू राम की छवि के बावजूद, तो उसमें नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका है। दूसरी चीजें कही जा रही हैं कि आप दरअसल बीजेपी ये महाराष्ट्र वाला खेला करना चाहती है। महाराष्ट्र में और बिहार में फर्क है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना साथ में चुनाव लड़े, शिवसेना ने बाद में मुख्यमंत्री की कुर्सी मांगी जो पहले से तय नहीं थी, लेकिन शिवसेना ने दावा किया। बीजेपी ने कहा पहले से ये चीजें नहीं थी, इस वजह से आपकी बात नहीं मानी जाएगी। शिवसेना ने अलग होकर अपने साथ महाआघाड़ी विकास की सरकार बना ली। यहां पर 43 सीटों वाली पार्टी होने के बावजूद बीजेपी को 74 सीटें थीं, इनकी 43 सीटें थीं। उसके बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। और मुझे आज भी याद है नीतीश कुमार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके सामने ये सवाल गया था, तो उनकी ओर से कहा गया था हमारी 43 सीटें हैं लेकिन मैं एनडीए का चेहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं और इस वजह से मैं इस दायित्व का निर्वहन करूंगा। उसके बाद बीजेपी से बहुत ज्यादा कम सीटें पाने के बावजूद नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है। आप जरा सोचिए, यकीनन वो भी सत्ता में रहना चाहते हैं, अपने दो डिप्टी सीएम बनाती है वो, लेकिन नीतीश कुमार को कम सीटें मिलने के बावजूद। और 2020 के इलेक्शन में मैं आपको सच बता रही हूं, अगर जो भी लोग बिहार की पॉलिटिक्स को समझते हों, नीतीश कुमार के नाम पर वहां कहीं भी, इवन जेडीयू को भी मुझे लगता है कि बहुत कम वोट मिले होंगे। नीतीश ने अपनी ये जो छवि बनाई है पलटू राम की, कभी इधर पलटकर कभी इधर, राजनीति का एक चरित्र होना चाहिए। हमें कुर्सी प्यारी है वो ठीक है, लेकिन कम से कम आपकी ऐसी छवि, आप जिसके साथ, आप आरजेडी के साथ रहिए, इंटैक्ट रहिए। क्यों छोड़ा आरजेडी को? पलट के लोग पूछेंगे ना, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर छोड़ा था तो अब उसी आरजेडी के साथ क्यों जा रहे हैं? और फिर बीजेपी को लेकर भी सवाल उठेंगे कि एक बार आप आरजेडी के साथ जाते हो फिर बीजेपी के साथ क्यों जा रहे हो, जब बीजेपी का ये हाल है। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार का होगा। लेकिन इसी के साथ ही साथ कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि अपनी बात मैं जरूर यहां पर आगे बढ़ाऊंगी। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे, इस वजह से मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि क्या था, बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर 2020 के इलेक्शन में उनके नाम पर चुनाव नहीं न लड़ा गया था, ना वोट मिलता। अगर नीतीश कुमार को, और मैं आपको बहुत दावे के साथ कह रही हूँ, बहुत भरोसे के साथ, क्योंकि ग्राउंड पर जाकर मैंने बहुत मेहनत की थी। ग्राउंड जीरो पर या तो तेजस्वी थे या नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी का कद चूंकि बहुत बड़ा है, इस वजह से यकीनन उनकी अपनी एक अलग छवि है, लेकिन तेजस्वी ने भी जिस हिसाब से अपने आप को आगे किया, 2 महीने पहले तक कोई नहीं कहता कि आरजेडी इतना शानदार इलेक्शन लड़ेगी जितना शानदार वास्तव में आरजेडी ने लड़ा था 2020 में। एक वक्त ऐसा भी आया था, लग रहा था कि मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, लेकिन उसी समय एक बड़ा नारा प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया था, भ्रष्टाचार के युवराज, ऐसे करके मुझे याद है, भ्रष्टाचार की युवराज, ऐसे कुछ नारा था जो फिर बहुत लोकप्रिय हुआ था और बीजेपी को उसका फायदा भी हुआ था। नीतीश कुमार के चेहरे को अगर आगे करके 2020 का चुनाव एनडीए गठबंधन लड़ता, नीतीश कुमार के चेहरे के बलबूते अभी जो उन लोगों को 100 से ज्यादा सीटें मिली हैं, यकीन मानिए वो 50 सीटें भी हासिल नहीं करते। आप मुझसे मेरी बात पे भरोसा मत कीजिए, आप क्रॉस चेक कीजिएगा, जो दूसरे मीडिया के और जो बड़े वरिष्ठ जानकार हैं बिहार की पॉलिटिक्स को, जो लोग अच्छे से समझते हैं, आप उनसे बात कीजिएगा। मुझे याद है मुजफ्फरपुर की रैली में मैं मौजूद थी और वहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना था, नीतीश कुमार भी आए थे। प्रधानमंत्री को सुनने की बेचैनी इतनी ज्यादा थी कि नीतीश कुमार जी को अपना भाषण बीच में शॉर्ट में खत्म करना पड़ा था और फिर प्रधानमंत्री के आते ही बिल्कुल अलग तरह का माहौल था। अब इसको लेकर आप लोग मेरे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, ये मीडिया वो मीडिया, उस पर नहीं जाते हुए कई बार जो कड़वा सच हो उसको भी स्वीकार करना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी का चेहरा था, इस वजह से एनडीए को इतनी सीटें और बीजेपी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव थे, तेजस्वी यादव की खुद की पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तेजस्वी यादव को सपोर्ट कांग्रेस पार्टी से नहीं मिला, जितनी सीटें इन लोगों ने कांग्रेस को दी थी गठबंधन में, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन लेफ्ट का था, बट कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, इस वजह से तेजस्वी को लॉस हुआ। दूसरी चीजें, मुस्लिम वोट बैंक जो बटा हुआ जेडीयू और बाकी उसमें, अगर उस समय तेजस्वी यादव ने अपने आप को इंटैक्ट किया होता मुसलमानों के वोटर के लिए, बड़ा नेता बताकर उनके मुद्दों को ढंग से एड्रेस किया होता, और जैसे ममता बनर्जी ने AIMIM को, असदुद्दीन ओवैसी को
बंगाल में ब्लॉक कर दिया, मतलब उनका जादू नहीं चला बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी का, अगर वो जादू उनका यहाँ पर अगर रोक लिया जाता, क्योंकि मुस्लिमों के वोट बटे, थोड़े थोड़े ही सही बटे, तो उसका फायदा बीजेपी को हुआ, इन लोगों को हुआ, उसका खामियाजा तेजस्वी यादव को उठाना पड़ा। अगर वो मुसलमान वोटर भी इंटैक्ट होता तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का और उनकी पार्टी और गठबंधन का प्रदर्शन और ज़्यादा अच्छा होता। मेरा जो विश्लेषण, मैं अब क्लोज करना चाहूँगी अपनी बात को 3 बातों पर। मेरी ये निहायत ही व्यक्तिगत राय है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार अगर इस तरह से अपनी ताकत दिखा रहे हैं तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है, बीजेपी ने अभी पटना में जाकर बहुत बड़ी अपनी कार्यकारिणी की बैठक की थी। 200 विधानसभा सीटें उसके निशाने पर हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंचते हैं, नेताओं में, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करते हैं। उसके जरिए असहज स्थिति है नीतीश कुमार की, क्योंकि 43 सीटें जहां पर नीतीश की पार्टी जीती थी, उसको छोड़कर बाकी 200 सीटों पर वो बड़ी मजबूती से अपनी दावेदारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जहां पर तेजस्वी यादव की पार्टी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन की थी। तो उससे नीतीश कुमार असहज हो गए। उनको लगा कि बीजेपी अभी से 2025, आप सोचिए कब है, 2024 कब है, बट अभी से बिहार अगर उसके इस तरह से टारगेट पर है, 40 सीटें हैं वहां पर, तो इस वजह से नीतीश कुमार को ये चीजें ठीक नहीं लगी। नीतीश राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, बीजेपी को आंखें दिखाना तो बहुत जरूरी है अगर ऐसे ही पार्टी करती रही। फाइनली उन्होंने अपने नेताओं की बैठक बुलाई, सांसदों की बैठक बुलाई। केंद्र में अगर कोई मंत्री उनकी पार्टी से नहीं बन रहा है, ललन सिंह जो भूमिहार जाति से आते हैं, गिरिराज सिंह जो भूमिहार जाति से आते हैं, बेगूसराय के सांसद हैं, वो केंद्र में दिग्गज मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, बड़ा चेहरा है वो बीजेपी का। अगर ललन सिंह को, भूमिहार जाति के आने वाले व्यक्ति को नीतीश कुमार मंत्री बनाकर केंद्र में भेजते, जो अभी नंबर 2 हैं, उससे बिहार में ऐसा मैसेज जाता कि यार ये अपर कास्ट के एक नेता को भेजा और हमारा ध्यान उस तरीके से नहीं रखा गया है, ठीक है। तो उनका जो ये पिछड़ों वाला है उसमें मतलब उनको बहुत फायदा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी गिरिराज सिंह के नाम पर बीजेपी भूमिहारों में अपने आप को मजबूत किए हुए है। तो ललन सिंह के नाम पर जेडीयू को उतना फायदा नहीं मिलता, तो बहुत फायदा नहीं अगर केंद्र में कोई मंत्री भी उसका बन जाता है तो। और दूसरा, वो समय समय पर आंखें भी बीजेपी को दिखाती रहेगी, ये भी बिल्कुल सिंपल बात है। तो मेरा और आरजेडी के साथ फिर वो जाएंगे तो पलटकर जनता पूछेगी नहीं, फिर वो भ्रष्टाचार का मामला जब अलग हुए थे, और ये कौन सा राजनीति का चरित्र आपने अख्तियार किया है कि 2.5 साल इनके साथ 2.5 साल उनके साथ, बट आप अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। कम से कम बिहार की बेहतरी के लिए जो लोकप्रिय और जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हो, जिम्मेदारी तो उसी को मिलनी चाहिए। सच्चाई ये है, अब वो कोई भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अगर इस तरह की गलती करेंगे, उनकी पार्टी कह रही है कि अभी हम स्लो चल रहे थे, हम दौड़ के दिखाएंगे। दौड़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक और जो फैक्टर है, छोटा ही सही लेकिन अभी फैक्टर तो है, इस वजह से मैं जिक्र कर देती हूँ, प्रशांत किशोर पीके वहां पर 2 अक्टूबर से अपनी पैदल यात्रा करने वाले हैं मोतिहारी से। तो और पीके के रिश्ते नीतीश कुमार से बहुत अच्छे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने ही एनआरसी और सीए के मुद्दे पर जब इन्होंने नीतीश के खिलाफ बगावत की थी तो उनको पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन ये भी बात सही है कि नीतीश और पीके के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। पीके लगातार इस वक्त सक्रिय हैं बिहार की पॉलिटिक्स में। वो जगह जगह जाकर अब लोगों से मिलते हैं, उनके साथ कई गाड़ियां भी चल रही हैं, नेता भी चल रहे हैं। तो इतने ज़्यादा संसाधन उनके पास कौन आ रहा है और कौन है पीछे जो उनको बैकडोर से इस तरह की हेल्प कर रहा है। और यकीनन अगर नीतीश को वो पिता की तरह मानते हैं और नीतीश भी उनके प्रति स्नेह रखते हैं, क्योंकि एक वक्त पर नीतीश कुमार ने नंबर 2 बना दिया था, हालांकि उन्होंने कहा था कि उसके पीछे अमित शाह हैं, अमित शाह के कहने पर, तो उस पर नहीं जाते हुए, लेकिन वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और प्रशांत किशोर ने ही 2015 में आरजेडी और जेडीयू को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की थी। कभी यहाँ जाकर नेताओं से मुलाकात करते थे तो कभी उधर आरजेडी के खेमे में जाकर मुलाकात करते थे। कुल मिलाकर मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार इतनी बड़ी गलती नहीं करने जा रहे। आज की तारीख में भी वो चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, इन दोनों ही नेताओं की, हालांकि नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल अलग हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता के बराबर आज कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन यकीनन तेजस्वी यादव की भी लोकप्रियता है बिहार में। तो मुझे लगता है कि उसके मुकाबले नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा है, वो भले ही मुख्यमंत्री हों। ऐसे में इतनी बड़ी गलती क्या वो करेंगे, ये देखना होगा। और मेरा अपना ये मंतव्य है कि नीतीश कुमार बीजेपी को फिलहाल छोड़ने नहीं जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए 24 घंटे का इंतजार कर लेते हैं कि ये जो मेरी सोच है वास्तव में वो सही है या नहीं है। लेकिन मुझे जो बिहार का चरित्र पॉलिटिक्स का नज़र आता है
और नीतीश कुमार का खास तौर से। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार फिलहाल बीजेपी को छोड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ, वो बीजेपी के नेताओं की बिहार में सक्रियता को लेकर सहज नहीं है और वो बीजेपी को भी अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहते हैं। इस वजह से बिहार में इतना ज़्यादा खींचतान दोनों ही पार्टियों के बीच मची हुई है। अपनी बात को इसी के साथ अब मैं ख़त्म करूंगी। बहुत सारे सवाल आगे 5 लोगों के और मैं पढ़ देती हूँ। अश्विनी मैम, आप कल आओगे? हाँ बिल्कुल आऊँगी मैं। रंजन कह रहे मैम बिहार में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिचुएशन पर कोई शो करो। बिहार में तो नीचे से लेकर ऊपर तक ही इतने सारे क्वेश्चंस हैं एजुकेशन को लेकर, मैं क्या बोलूं। अंबुज कह रहे हैं कि मैम आपका डांसिंग वाला वीडियो बहुत अच्छा था। आदेश चौहान लिख रहे हैं लव यू दीदी। निकिता चौहान मैम, कुछ लोग यहाँ पर फालतू कमेंट बढ़ाने के लिए आते हैं, इनके पास कुछ काम नहीं होता। आनंद प्रजापति जी, मैम मुझे आपसे मिलने की इच्छा नहीं होती है क्योंकि प्रेम करने के लिए मिलना आवश्यक नहीं होता। नहीं ठीक है सर, अब दूर दूर से ही रहा जाए तो ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके। शाम 7 बजे शंखनाद आप ज़रूर देखिएगा। हमेशा की तरह 3 बातें, एक आपको देखना है दंगल एंकर चैट 6 बजे और 7 बजे शंखनाद मेरे साथ आज तक पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बिहार की पॉलिटिक्स में क्या होता है मेरी भी नज़र बनी हुई है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।